नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। चलिए आगाज करते हैं हमारे खास बुलेटिन 60 मिनट में 60 खबरें। यूपी में बढ़ती कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। इसी के तहत अब यूपी की योगी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि को शामिल किया है। सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में 8वां संशोधन किया है। यूपी में कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढके निकलने पर जुर्माने की राशि तय की गई है। अगर आप घर से बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकले तो 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर यह गलती दोबारा की गई तो जुर्माना 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं नए संशोधन पर सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर कहीं सार्वजनिक स्थान पर कोई थूकता हुआ पाया जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस के महासंकट के बीच उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वहीं जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। दूसरा, हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश यह भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई है वो 1000 और 10,000 की जाए, उसका आदेश भी राज्य सरकार की ओर से अभी आज इश्यू हो गया है। और आपको मालूम है, देवरिया में से हम लोगों ने इसको काम शुरू भी कर दिया है। आज सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी सूरत में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना मास्क पहने जाए। हमारी आह्वान है, अपील है, हर व्यक्ति से पूरे प्रदेश में अपील है कि जो भी जहां भी हैं, अपने परिवारजनों को, अपने साथ के लोगों को, साथियों को, जहां भी किसी भी रूप में अगर निकल रहे हैं बाहर, पहली बात तो बाहर बहुत कम निकलें। अगर निकलते हैं तो मास्क पहनकर जरूर निकलें। कोरोना संकट के बीच कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई है। दिल्ली के भी कई इलाकों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है। इस संबंध में एक मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जल्द ही और ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी। केंद्र के मुताबिक ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। घरेलू इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की बिक्री के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कुछ राज्यों में ऑक्सीजन के वाजिब इस्तेमाल पर काम हो रहा है। वहीं देश में इस समय ऑक्सीजन की भारी किल्लत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन दी जा रही है, पेट्रोलियम या कुछ बनाने के लिए। अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर इंडस्ट्रीज के बनाए प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन करेगा? देश में हर रोज लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। मान लीजिए 2 करोड़ से ऊपर लोग संक्रमित हो गए तो सोचिए कि कितने लोगों की मौत होगी। ऐसे में क्या इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए या फिर कोरोना के मरीजों को? दिल्ली में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले 1 हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा। झारखंड में कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूबे में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की है। यानी इस दौरान लॉकडाउन जैसे ही पाबंदियां रहेंगी। उन्होंने कहा कि सभी को इसका पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। राज्य सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इसकी चेन को तोड़ना जरूरी है। झारखंड एक गरीब राज्य है और शुरू से प्राथमिकता यही रही है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए।
इसी को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है कि 22 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में देश में तेजी से पांव पसार चुके कोरोना की महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और आपदा के समय मुनाफाखोरी करने वालों को लेकर सख्त हुई हरियाणा सरकार ने अब डॉक्टरों के लिए भी सख्त आदेश जारी किए। कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने आदेश दिए हैं कि अब सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों का बगैर कोरोना टेस्ट के इलाज नहीं होगा। हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बगैर कोरोना टेस्ट के सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों का इलाज संभव नहीं है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अगर डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों का बगैर टेस्ट इलाज करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इससे संबंधित आदेश उन्होंने पहले ही भी जारी किया है। इसके साथ ही विज ने प्रदेश में लॉकडाउन की संभावनाओं को नकारा है। लगने की स्थिति है हरियाणा? देखिए, हरियाणा में बिल्कुल लॉकडाउन लगने वाला नहीं है और हरियाणा से कोई प्लान नहीं। मैंने सभी इंडस्ट्री को कहा है कि आप अपनी इंडस्ट्री को फुल कैपेसिटी पर चलाएं। मजदूरों से कहा है कि किसी के भी आप प्रचार में मत आए। हम कोई लॉकडाउन लगाने वाले नहीं। डे शिफ्ट वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नाइट शिफ्ट वाले हैं वो 10 बजे से पहले चले जाएं और 5 बजे के बाद वो छुट्टी कर लें, ताकि मजदूर काम भी करते रहें, फैक्ट्रियां भी चलती रहें। और फैक्ट्रियों के अंदर जरूर मैंने कहा है कि अब राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी हां, मंगलवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी खुद दी। राहुल ने संपर्क में आए सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि हल्के लक्षणों के अनुभव के बाद वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो सभी लोग सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं लोकसभा सांसद राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। इसके अलावा कई नेताओं ने भी 50 वर्षीय राहुल गांधी के जल्द ठीक होने की कामना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गई। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है, जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल खुद क्वारंटीन में चले गए। अरविंद केजरीवाल को पिछले साल जून में भी कोरोना से संबंधित कुछ शिकायतें हुई थी, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। दिल्ली की मौजूदा स्थिति के बीच अरविंद केजरीवाल लगातार एक्टिव हैं और बैठकों के साथ कई जगहों का दौरा भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है और अब हर दिन रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली में हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आने की वजह से अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है, जबकि ऑक्सीजन की भी किल्लत है। अब राज्य सरकार की ओर से तेजी से अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं और बेड्स की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में सरकार द्वारा लागू किए गए 6 दिनों के लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और बिना किसी वजह घूम रहे लोगों के साथ न केवल सख्ती दिखा रहे हैं, बल्कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ चालान भी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की इसी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची वेस्टर्न रेंज की ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र पहुंची और पुलिस के जवानों का हौसला अफजाई की।
इस दौरान ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह के साथ बाहरी जिला के एडिशनल डीसीपी सुधांशु धामा और आनंद मिश्रा सहित जिले के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान शालिनी सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस लॉकडाउन को लेकर सख्त है और जो कोई भी कोरोना के नियम कायदों की अवहेलना कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। परमिशन है, कुछ कैटेगरीज हैं जो परमिशन है, जैसे असेंशियल सर्विसेज, डॉक्टर्स हुए या फायर सर्विसेज हुई या पुलिस या जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को परमिशन है। तो उसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो आई कार्ड दिखाने के गवर्नमेंट है वो आई कार्ड दिखाने पर जो है उनको जाम किया जा रहा है, बाकियों को पास नहीं कर रहा है। तो जिन लोगों को परमिशन है मूव करने की उनको हम परमिट कर रहे हैं, बाकी लोगों को रोका जा रहा है, उनका चालान हो रहा है, कई जगह FIR भी हो रही है। अगर लोग मैं कैसे अपील करूँगी, अपने घरों में रहिए। वहीं बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने दिल्ली के सीएम पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। गौतम ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को पूरा 1 साल मिला है, इसके बावजूद भी दिल्ली में कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं है। सीएम सिर्फ आकर भाषण देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। गौतम गंभीर ने सवाल किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले 6 साल से दिल्ली में है, दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम बनाने की बात कहते हैं, कहां गए उनके सारे दावे? कमी नहीं आ रही। आप एक काम करिए, आप सामने है गंगाराम हॉस्पिटल, वहां जाके पूछिए कि कितने बेड अवेलेबल हैं। 100% कोविड है, वो उसको कोविड कन्वर्ट किया, पूछिए बेड की कमी नहीं है। कितना झूठ बोलोगे आप? कम से कम आके जनता से माफी मांगिए, दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। जहां एक तरफ उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं सितारगंज की सेंट्रल जेल में 21 कैदियों की कोरोना संक्रमित रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी संक्रमित कैदियों को जेल परिसर में ही अलग से आइसोलेट किया गया और स्वास्थ्य विभाग जेल के अंदर ही सभी कैदियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को सितारगंज सेंट्रल जेल के सभी कैदियों और स्टाफ की रैंडम सैंपलिंग की, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद 21 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकले। वहीं सितारगंज सीएसपी अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्य ने बताया कि सेंट्रल जेल सितारगंज में संक्रमित निकले 21 कैदियों को जेल में अलग वार्ड में आइसोलेट किया गया। उन्होंने कहा कि संक्रमित कैदियों को जेल में ही इलाज दिया जाएगा, साथ ही जिन कैदियों की हालत खराब होगी उन्हें इलाज के लिए रुद्रपुर रेफर किया जा सकता है। टीम थी, सैंपलिंग टीम, उसके द्वारा इसी रविवार को केंद्रीय कारागार सितारगंज में बंदीगणों तथा स्टाफ की रैंडम सैंपलिंग की गई, जिसका कि रिजल्ट हमको कल रात प्राप्त हुआ। उसमें 21 बंदीगण कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनको कि हमारी टीम के द्वारा एक अलग बैरक में रखा जाएगा और जो गैर संक्रमित हैं उनको दूसरी बैरक में रखा जाएगा। जो संक्रमित हैं उनको दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध कराई जाएंगी। उसमें से जिनकी हालत ज़्यादा गंभीर होगी उन्हें उपचार हेतु रुद्रपुर कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। इस प्रकार की सारी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो और हमारे कैदीगण हैं या स्टाफ हैं उनकी भी सैंपलिंग की प्रक्रिया की जा रही है, सैंपलिंग उनकी की जा रही है और जेल को सैनिटाइज करवाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पंजाब में कोविड की दूसरी लहर के बुरे प्रभावों से निपटने के मद्देनजर उद्योगों को हर संभव सहायता और सहयोग का यकीन देते हुए उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने उद्योगपतियों को प्रवासी कामगारों के कल्याण और सुरक्षा के लिए हर किस्म की सुविधा देने की अपील की है। मंत्री अरोड़ा ने कहा कि राज्य में काम कर रही हमारी औद्योगिक इकाइयों को कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कोविड महामारी के दौरान साल 2020 में भी पूरा सपोर्ट दिया था और पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र को कोविड संकट का मुकाबला करने के योग्य बनाया था। गंभीर संकट के समय उद्योगों की बेमिसाल भूमिका की सराहना करते हुए मंत्री अरोड़ा ने कहा कि मौजूदा साल के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की बाधा रहित सप्लाई को विश्वास योग्य बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयां मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण करने के लिए आगे आई हैं। चारा घोटाला से जुड़े दुमका ट्रेजरी मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत भले ही मिल गई हो,
लेकिन जेल से बाहर आने में उन्हें अभी 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से वकीलों ने 25 अप्रैल तक कोर्ट से दूरी बना ली है। दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 13 लाख करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे लालू को 17 अप्रैल को ही झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। जस्टिस अपरेश सिंह ने कहा है कि उन्हें जमानत देते हुए लालू को 1-1 लाख रुपए के 2 सिक्योरिटी बॉन्ड्स और आईपीसी और पीसी एक्ट के तहत 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। उसके बाद ही लालू रिहा हो पाएंगे। वहीं लालू के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि जमानत की सारी शर्तें मुकम्मल की जा चुकी हैं। सीबीआई कोर्ट लालू की रिहाई के लिए रिलीज ऑर्डर जारी कर चुका है। ये ऑर्डर जेल आईजी बीरेंद्र भूषण की तरफ से दिल्ली एम्स में भेजे जाएंगे, जहां लालू का इलाज चल रहा है। उसके बाद ही लालू के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होगा। लेकिन परेशानी यह है कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के बाद वकीलों ने कोर्ट से दूरी बनाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। इसे लेकर सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में 1 से लेकर 9वीं क्लास के स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हॉस्टल और कोचिंग सेंटर बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि कक्षा 10 और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक सख्ती से किया जाएगा। राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने जोर दिया कि मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए। मानदंडों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सिनेमा हॉल, फंक्शन हॉल, कन्वेंशन सेंटर और होटल में भौतिक दूरी बनाए रखने पर भी जोर दिया। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभाओं के अध्यक्षों, नेता प्रतिपक्षों और प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। बैठक के दौरान ओम बिरला ने कहा कि विधायिका को और अधिक तत्परता से कर्तव्य को निभाना है। कोरोना को रोकने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में तेजी से देश के कई हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाएं दबाव में है। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी की सूचना मिलती रहती है। आप अपने राज्य के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करें कि प्रशासन और सरकार से लगातार संपर्क करके जनता की मुश्किलों को दूर करें। कोरोना से उत्तर प्रदेश हांफ रहा है। यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 28,287 नए केस आए हैं, जबकि 167 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन के लिए मारामारी है, दवाइयां भी नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ भगवान भरोसे है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मौजूदा हालात पर सरकार को जमकर फटकार लगाई और यूपी के 5 जिलों में, जिनमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी है, लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया। अगर गोंडा की बात करें तो गोंडा में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देर रात तक 166 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पत्रकार और कुछ ऑफिस के कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी के मथुरा में भी कोरोना वायरस पूरे तरीके से अपने पैर पसार चुका है। दरअसल गोवर्धन ब्लॉक में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में टीम बुलाकर कर्मचारियों, अधिकारियों और लोगों का कोरोना सैंपल लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सोमवार को एआरओ राम अवतार शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से ब्लॉक सभागार परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान ब्रज बिहारी खंड विकास अधिकारी गोवर्धन ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान गोवर्धन ब्लॉक परिसर में नामांकन प्रक्रिया के दौरान 14 एआरओ लगाए गए थे, जिसमें क्षेत्र पंचायत की 2 नंबर टेबल पर एआरओ राम अवतार शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बाबत सभी एआरओ, आरओ, सफाई कर्मचारी और ब्लॉक में आने वाले लोगों की कोरोना जांच भी करवाई जा रही है। चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, उसमें 14 एआरओ लगे हुए थे। उसमें क्षेत्र पंचायत की टेबल नंबर 2 पर एक शर्मा जी हैं, उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि सभी आरओ, एआरओ और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ब्लॉक के कर्मचारी हैं, उनका भी टेस्ट करा दें। तो मैंने जो है चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध किया कि हमारे यहाँ एक टीम भेज दीजिए। तो वो जो है सुबह से टीम आई हुई है और सभी लोगों का यहाँ पर आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट। देश में कोरोना वायरस की नई लहर कहर बनकर टूटी है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में बेड्स नहीं है, कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी भी देखी जा रही है। हर रोज लोगों की जान जा रही है। इस बीच महासंकट के
दौरान दिल्ली में लॉकडाउन भी लग गया है। ऐसे में हर दिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अब दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में बेड्स की शॉर्टेज होने लगी है। यही वजह है कि इमरजेंसी के तौर पर अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफील खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर निलंबन रद्द कर बहाली की अपील की है। डॉक्टर कफील खान ने पत्र में मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण की वजह से देश में कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में मरीजों की सेवा के लिए उनका निलंबन वापस लिया जाए ताकि वे कुछ लोगों को बचा सके। डॉक्टर कफील खान ने पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर भारत में त्राहिमाम मचा है। बाकी डॉक्टर्स पर विभागीय कार्रवाई होने के बावजूद उनका निलंबन समाप्त किया गया है, उनकी बहाली की गई है। मुझे भी इसमें शामिल किया जाए। इस आधार पर मेरा भी निलंबन समाप्त होना चाहिए। इस महामारी में देश की सेवा करने का मुझे मौका मिले, ये भी डॉक्टर कफील खान ने कहा है, चाहे महामारी के बाद रोकथाम के बाद पुनः निलंबन वापस ले लें। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका 60 मिनट 60 खबरों में।
दिल्ली के पश्चिम विहार में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई लगभग खत्म हो गई। ऑक्सीजन पहुंचाने वाला टैंकर जाम में फंस गया। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन का टैंकर वक्त रहते अस्पताल तक पहुंचाया। इससे कम 235 लोगों की जान बच गई। बालाजी एक्शन हॉस्पिटल आज दिल्ली पुलिस का बहुत ही आभारी हूँ, जिनमें से श्री संजय सिंह जी जो स्पेशल सीपी, श्रीमती शालिनी सिंह जी ज्वाइंट सीपी, श्री सुधांशु धाम जी जो डीसीपी, श्री BK झा SHO पश्चिम विहार और इनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने हमारी आज ऐसी मदद की कि जिसका हम किसी तरीके से इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। आज हमारे यहाँ हमारी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी क्रिटिकल लेवल पर पहुँच गई थी और गाड़ियाँ हमारी जो आने वाली थी वो ट्रैफिक जैम की वजह से अपने टाइम से ना पहुँच पाई। हमने तुरंत इनको खबर दी, इन्होंने अपनी टीम दौड़ाई, गाड़ियों को पता कराया और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गाड़ियों के लिए और यहाँ पर पहुँचा दी। हमारी दोनों गाड़ियाँ इनकी मदद से हमारे टाइम पर पहुँची, जिसकी वजह से नहीं तो हमारे जो मरीज़ हैं यहाँ पे और कोविड के पेशेंट्स हैं, जैसे पूरा कोविड हॉस्पिटल है। कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली पुलिस से बहस को लेकर अब दंपति ने सफाई पेश की है और कहा है कि मास्क लगाना जरूरी है। दिल्ली के दरियागंज थाने में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कई धाराओं में उन पर मामला दर्ज होने के बाद दंपति को समझ आया कि खुद की कार में भी मास्क लगाना जरूरी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने दिल्ली में कहर बरपा रखा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए कई कड़े फैसले किए हैं, जिसमें सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी किया गया है। इस बीच मध्य दिल्ली के दरियागंज इलाके में रविवार को एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने रोका तो पुलिस कर्मियों के साथ उन्होंने बदसलूकी शुरू कर दी, जिसके बाद व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पुरानी दिल्ली के पटेल नगर निवासी पंकज दत्तास और उनकी पत्नी आभा यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ऐसा आपकी तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें आप पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे थे, क्या वजह आपके मास्क नहीं लगाने? गाड़ी में थे, मेरे को लगा कि हम वाइफ और हस्बैंड है तो बंद गाड़ी में हमें लगा कि नहीं जुड़ता है, वरना हम उतर के लगा ही लेते हैं। वहाँ पर पड़ा हुआ था मास्क। नहीं, आपने कुछ देर पहले मैडम को ब्लेम किया कि ये नहीं लगाती हैं, ऐसा वो क्या यही कह रही थी। हाँ, इनके फेस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब लगता है कि मास्क लगाना जरूरी है? सर वो है ही जरूरी, मैं तो इसको बोलता ही हूँ जरूर। सर मास्क लगाना जरूरी है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पुलिस से ऐसे बोलने का, लेकिन पता है क्या, मुझे सिर्फ ये लगता है कि बस मुझे घुटन होती है और मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम होती है, साइनस को कह लो या अस्थमा कह लो, तो मुझे इतना जरूर लगता है कि जब अपनी गाड़ी में हो, बंद हो, अपने ही हस्बैंड के साथ हो, तो थोड़ा बस लॉजिक की तरह से मैंने इसको देखा। और फिर मैं वहाँ से आई थी पटेल नगर से, मुझे रास्ते में और भी पुलिस वाले मिले थे, तो उन्होंने किसी ने नहीं रोका और हम उन्हें बोल देते हैं कि हमें प्रॉब्लम है। और इन्होंने बोला था भैया ने कि आपके पास वो नहीं था कर्फ्यू पास, तो कर्फ्यू पास इस वीकेंड के लिए था भी नहीं, मतलब इश्यू ही नहीं था। और मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा मास्क से, और मुझे ये मेरे 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो मेरे को अस्थमा है, दूसरा मेरे को मेरे फेस पे एक्ने वल्गरीज हो गया था, तो उस पर अगर कोई जोर से मतलब रब करने वाली कोई भी चीज़ लगती है ना तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन अब इतनी जो कानूनी प्रक्रिया में फंसे हैं आप लोग, सर कानूनी लगाना जरूरी है? सर मास्क तो ऐसी है कि बस अब आप पब्लिक प्लेस में हो तो लगा लो। यूपी के अमेठी में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वहीं कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ रहा है। चुनाव को लेकर सजे मैदान में चुनावी घमासान तेज हो गया है, तो वहीं कोरोना का प्रकोप भी बढ़ रहा है। बढ़ते कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रत्याशियों के सामने अब घर घर जाकर मतदाताओं का समर्थन जुटाने की बड़ी चुनौती है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अमेठी में 24 घंटे के अंदर फूटा कोरोना का प्रकोप, 214 लोगों को संक्रमित कर गया। सामान्य रूप से जितने भी अति संवेदनशील प्लस के रूप में चिन्हित किए गए हैं वहां पर हम जाते हैं और वहां पर लोगों की बैठक करके लोगों को इस बात के लिए बताते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर किसी ने दुस्साहस किया कि वो बाहुबल का प्रयोग करे या धन शक्ति का प्रयोग करे तो उसके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और लोगों को आचार संहिता की मर्यादा में रहते हुए चुनाव प्रचार करने के लिए मैंने जागरूक किया और साथ ही साथ गांव में भ्रमण किया, लोगों से वार्ता की। मेरा उद्देश्य ये है कि गांव में पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव हो और प्रत्येक व्यक्ति। यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आनन फानन में लॉकडाउन लगाकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का बड़ा इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिना प्लानिंग के यूपी बिहार के लोगों को यूपी बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया।
अब यूपी सरकार इन लोगों के लिए बसों का इंतजाम कर रही है ताकि वे लोग अपने गांव तक पहुंच सकें। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने महामारी के दौरान यूपी और बिहार के साथ वही रवैया दिखाया जो पिछले साल दिखाया गया था। बिना तैयारी के आनंद फानन में लॉकडाउन लगा दिया गया। सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए जब इस तरह से लॉकडाउन लगता है तो व्यवस्थाएं चरमराती हैं और लोग परेशान होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर से वही फेज 1 की तरह उन्होंने फिर से महामारी के दौरान यूपी और बिहार के साथ वही रवैया दिखाया जो उन्होंने पहले दिखाया था। आनन फानन में जब लॉकडाउन लगाते हैं बिना तैयारी के और अपनी विफलताओं का पर्दा डालने के लिए लॉकडाउन लगता है तो इसी प्रकार से व्यवस्था चरमराती है और लोग परेशान होते हैं। जब आपको वहां पर व्यवस्थाएं देनी थी, आपने व्यवस्थाएं नहीं दी, ना बेड्स दिए, ना अच्छे हॉस्पिटल करे, न ही आपने लोगों को सुविधाएं और दी हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी विफलताओं को पे पर्दा डालने रह जाता है कि लॉकडाउन लगा दो, और उस समय आपने जब लॉकडाउन लगाया तो उसका नतीजा कल। तो फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। समूह नानक नाम लेवा सतपिता बहुत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੀਰ ਖੇਤ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में जिसका नाम है 60 मिनट 60 खबरें। गुजरात सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की आशंकाओं को खारिज किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि वे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स की राय है कि पूरी तरह से लॉकडाउन के फैसले से कोरोना की चेन को एकदम से खत्म करने में मदद नहीं मिलेगी। इसके बजाय लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में फैसला सही और कारगर नहीं होगा। नितिन पटेल ने कहा कि पूरी तरह से लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर अलग अलग राय हैं, लेकिन हमारी राय यह है कि लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए। वहीं एक तबके का कहना है कि फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन आदि के जरिए इस संकट को दूर रखा जा सकता है। यदि इस तरीके से कोरोना से निपट लिया जाए तो फिर देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं है। पटेल ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन एक अच्छा उपाय हो सकता है, लेकिन इससे लाखों लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों के आंकड़ों से साफ है कि लॉकडाउन या फिर शटर डाउन किए जाने के बाद भी कोरोना को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। वहीं सीमा पर पाकिस्तान ने कोविड-19 मामलों में रिकॉर्ड तोड़ मामलों के चलते भारत से यात्रियों के आने पर 2 सप्ताह के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 1,50,00,000 के पार कर गई है और महज 15 दिनों में 25 लाख नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मामलों की संख्या 19 लाख से ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में कोरोना के 2,73,810 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,50,61,919 हो गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 1,619 मरीजों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,78,769 हो गई। तो वहीं इन आंकड़ों को देखते हुए पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के प्रमुख असद उमर की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में कहा गया कि भारत से यात्रा पर 2 सप्ताह की रोक लगाने का फैसला किया गया है। इस संबंध में एक बयान में कहा गया है कि एनओसी भारत की तरफ से दी जानी बाकी है। भारत को 2 सप्ताह के लिए श्रेणी सी देशों की सूची में रखने का फैसला किया गया है। वहीं हवाई और जमीनी मार्ग से भारत आने वाले यात्रियों पर रोक रहेगी। बता दें कि पहले से ही 20 देश श्रेणी ए में हैं, जहां से आने वाले यात्रियों को पाकिस्तान में प्रवेश से पहले कोविड-19 जांच की आवश्यकता नहीं है। भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते संकट को देखते हुए हांगकांग ने भारत से आने वाली सभी उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी। मंगलवार से आगामी 3 मई तक भारत से हांगकांग जाने वाली सभी फ्लाइट्स को निलंबित किया गया है। यही नहीं, हांगकांग सरकार ने पाकिस्तान और फिलीपींस को हांगकांग से जोड़ने वाली तमाम उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। दरअसल इस महीने विस्तारा एयरलाइंस की 2 उड़ानों में 50 यात्री कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद हांगकांग की सरकार ने यह फैसला किया है। कोविड सुरक्षा नियमों के मुताबिक हांगकांग आने वाले हर यात्री को पिछले 72 घंटों के भीतर किए गए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इससे पहले हांगकांग ने रविवार को मुंबई से हांगकांग के बीच चलने वाली विस्तारा की तमाम उड़ानों को 2 मई तक निलंबित करने का फैसला किया था। विस्तारा की रविवार को आने वाली उड़ान से आए 3 यात्री कोविड जांच के दौरान पॉजिटिव पाए गए। अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी बोफा सिक्योरिटीज ने आगाह किया है कि भारत में यदि राष्ट्रीय स्तर पर 1 महीने का लॉकडाउन लगाया जाता है तो जीडीपी में 2% तक की गिरावट आ सकती है। ब्रोकरेज कंपनी बोफा सिक्योरिटीज ने उम्मीद जताई है कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर ही लॉकडाउन लगाया जाएगा। बोफा सिक्योरिटीज के एनालिस्ट ने कहा है कि 1 महीने पहले कोरोना के 35,000 मामले थे, जो अब 7 गुना बढ़कर 2,61,000 से ज्यादा हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोरोना की दूसरी लहर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के बिना खत्म होगी। यदि 1 महीने के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाया गया तो जीडीपी को 2% तक का नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाई इकोनॉमिक कॉस्ट को देखते हुए अनुमान है कि केंद्र और राज्य सरकारें कोविड-19 की रोकथाम से जुड़े नियमों जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कड़ाई से लागू करके नाइट कर्फ्यू और स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन के जरिए इस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते कई जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। रोजाना हजारों की संख्या में लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं बस्तर में भी इससे अछूता नहीं है, जिसे देखते हुए आज जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया है। जहां एक तरफ बस्तर पुलिस चौकी चौराहों पर पूरी मुस्तैदी देखी जा रही है, तो वहीं मंगलवार को बस्तर आईजी सुंदरराज पी शहर के चौक चौराहों पर पहुंचकर लॉकडाउन का जायजा लेते हुए नजर आए। साथ ही ड्यूटी पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई भी उन्होंने की। लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन को लेकर आप खुद निकलें, क्या कहना चाहिए? वर्तमान में जो कोरोना का जो सेकंड सर्ज को देखते हुए पूरा प्रदेश में आवश्यक सावधानी लिए जा रहे हैं, उसी हिसाब से बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर जिला में अभी जो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हमारा जो जवान दिन रात मेहनत करके इसको लागू करवा रहे ताकि जनता सुरक्षित रहे। उसी उद्देश्य से उसी का समीक्षा करने के लिए आज मैं और एसपी साहब सब लोग हम ग्राउंड में निकले थे। उसमें हमारा जवान जो ड्यूटी करते उनसे रूबरू होकर मतलब उनका आवश्यक दिशा निर्देश दिए, उनका मोटिवेट भी किए गए थे ताकि ये कठिन परिस्थिति है, इसमें हमारा जवान जो अपना व्यक्तिगत जो आराम विश्राम सबको छोड़कर जनसेवा के लिए अभी समर्पित होकर काम कर रहे हैं और जनता का काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा हम जनता से ये भी अपील करना चाहते हैं जो लॉकडाउन के समय अनावश्यक जो घर से बाहर ना निकले और यदि कभी कहीं बाहर जाने की आवश्यकता पड़ते जो कोविड प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये सब आवश्यक सावधानी का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहे और अपना आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। किसान आंदोलन के बीच एक दुखद खबर सामने आई है, जहां हार्ट अटैक आने से किसान गुरमेल सिंह की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि किसान गुरमेल सिंह 12 अप्रैल से अपनी पत्नी के साथ टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए थे। वहीं किसान की शव यात्रा गांव में किसानी नेताओं ने झंडों और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ निकाली। इस दौरान मृतक किसान के बेटे का कहना है कि हमें अपने पिता पर गर्व है, जिसकी जान किसानी संघर्ष के हिस्से में आई, और अब हमारा पूरा परिवार दिल्ली संघर्ष में किसानों के साथ है। बोलना तो चाਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 400 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਦੋਏ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। किसान पंजाब दी जिंद जान हन। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार हर पक्ष तो किसानां दे नाल खड़ी है। मौजूदा साल विच कणक दी खरीद 10 अप्रैल तो शुरू होके 31 मई तक चलेगी। इस बार कणक दा घट्टो घट समर्थन मुल 1975 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। पंजाब मंडी बोर्ड वालों एलाने खरीद केंद्रां दी गिनती 1871 है ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। यमुनानगर में संयुक्त मोर्चा की तरफ से जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर क्षतिपूर्ति कानून का विरोध किया गया। इस मौके पर किसानों ने ज्ञापन देकर कहा कि ये कानून आपकी आवाज को दबाने वाला है और ऐसे में ये कानून लोकतंत्र का गला भी घोट रहा है, जिसको रद्द करने के लिए मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। आज का जो ज्ञापन दिया हमने, जो क्षतिपूर्ति कानून बनाया है उसके विरोध में दिया है। ये आदमी की जुबान को बंद करता है, इंसान की जुबान को, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उनको खत्म करता है। इस कानून के तहत इन्होंने सारी पावर एग्जीक्यूटिव को दे दी है, कोर्ट्स को कोई पावर नहीं दी है और इसमें अपील का राइट भी नहीं दिया है। एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और ट्रिब्यूनल भी सरकार का होगा और उस एक रिपोर्ट मांगेंगे प्राइवेट एजेंसी से। अगर कोई नुकसान हुआ जो भी वो दे देगा तो उसके ऊपर मुआवजा डाल देंगे। इसमें कानून प्रावधान भी नहीं है। कानून है जो आंदोलन करते हैं उसमें अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी क्षति उससे पूरी की जाएगी। जो आंदोलन करने वाले हैं, आंदोलन की प्लानिंग करने वाले हैं और आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, उन सभी से जो जथेबंदी है उनसे पूरी की जाएगी। तो इस कानून को लेकर दहशत है मनों में? बिल्कुल दहशत है। गाँव में तो जुबान के ऊपर पाबंदी लगाने वाली बात है, बोलना ही बंद। चरखी दादरी के किला मैदान में जिले की खापों, सामाजिक संगठनों और कर्मचारी संगठनों ने संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान किसानों ने प्रदर्शन शुरू करने से पहले बाबा सच्चा नाथ को 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि दी। वहीं फोगाट खाप प्रधान बलवंत ने बताया कि सरकार जो संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून लेकर आई है वो गलत है और सरकार हिटलर शाही कर आम आदमी पर कानून थोप रही है। किसान मोर्चा के आह्वान पर जो हरियाणा सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया था क्षतिपूर्ति कानून का, कि भाई जो आंदोलनकारी आंदोलन जो करते हैं वो कोई मतलब उनसे भाई जैसे कुछ नुकसान होता है तो सरकार उनसे प्रॉपर्टी उनकी मतलब प्रॉपर्टी वो करके उसके ऊपर मतलब ये मतलब कानून लेके आए हैं कि भाई क्षतिपूर्ति उन्हीं से वसूली जाएगी। तो इसी सिलसिले में आज राष्ट्रपति साहब के नाम और डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि भाई ये बिल्कुल सरकार गलत नियम बना रही है, क्योंकि भाई जो एक लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार होता है
और ऐसे तो ये मतलब एक हिटलरशाही के तहत दबाने का काम कर रहे हैं कि ताकि आगे भाई कोई भी आदमी अपनी आवाज़ नहीं उठाए और इनके डर से, क्षतिपूर्ति कानून के डर से कहीं भी अपनी आवाज़ नहीं उठाई जाए। लेकिन वही शहीद किसान मोर्चा की तरफ से ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे सरकार कानून बनाती है तो उनका बिल्कुल विरोध किया जाएगा और पूरा जोर लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को मार गिराया। मारा गया नक्सली मलंगीर एरिया कमेटी का सदस्य था। जवानों ने मौके से उसका शव बरामद किया। वहीं पिस्टल, आईईडी विस्फोटक समेत अन्य सामान भी उसके पास से बरामद हुआ है। ये मुठभेड़ अरनपुर थाना क्षेत्र के नीलवाया के जंगलों में हुई। फिलहाल जवानों के लौटने के बाद पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। जानकारी के मुताबिक नीलवाया के जंगलों में नक्सली पिछले 4 दिनों से उत्पात मचा रहे थे। बार बार वहां सड़क काटने की घटनाएं सामने आ रही थी। इसे देखते हुए डीआरजी जवानों को रवाना किया गया था। सुबह करीब 6 बजे जंगल में पहुंचे जवानों पर अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में कार्रवाई हुई। जवानों की तरफ से थोड़ी देर चली इस मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगलों से भाग निकले। इसके बाद जवानों ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। जवानों ने मौके से मारे गए नक्सली का शव बरामद कर लिया। क्षेत्र में लगातार सूचना आ रही थी कि मलंगीर एरिया कमेटी के नक्सलियों द्वारा रोड काटा जा रहा है, ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, उनसे वसूली की जा रही है। इस सूचना पे कल रात में दंतेवाड़ा से डीआरजी टीमें लॉन्च की गई थी। आज सुबह तड़के 6 बजे जो है मलंगीर एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ करीब 15-20 मिनट फायरिंग चली। इसके बाद सर्चिंग में एक पुरुष माओवादी का शरीर हमने रिकवर किया, जिसकी पहचान कोसा के रूप में हुई है, जो कि नीलवाया का रहने वाला है। जिसके ऊपर अरनपुर थाने में करीब 15 अपराध नामजद आरोपी है और वह मलंगीर एरिया कमेटी का मिलिट्री इंचार्ज है। इसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन से 5 लाख का इनाम जो है घोषित है। इलाके में शांति आएगी। लगातार सूचना इकट्ठा किया जा रहा है। हम आह्वान करते हैं कि जो बाकी माओवादी भी हैं वो लोन वराटू अभियान का फायदा। यूपी के मथुरा में राधाकुंड मार्ग पर उस समय देर रात गौ तस्कर और गोरक्षकों का आमना सामना हो गया, जब गौ तस्कर एक गाय को उठाने का प्रयास कर रहे थे और गोरक्षक दल के लोगों ने गौ तस्करों का विरोध किया। गाय को उठाने के दौरान हुए विरोध से नाराज गौ तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गौरक्षक गोली लगने से घायल हो गया। फायरिंग की घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ जांच शुरू कर दी। बता दें कि घायल गौरक्षक राहुल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और सही उपचार न मिलने से उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वो सूचना मिली कि गायों को कुछ तस्करी लोग वाले उठा रहे हैं, तो हम मौके पर पहुंचे। वहां तो पहुंचने के बाद में हमने उनको रोकने की कोशिश करी कांटों से और उससे डंडा हथियारों से। इतने में वो चलते हुए हमको गोली मार के चले गए। यूपी के फिरोजाबाद में नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मामला थाना उत्तर के गांधीनगर का है, जहां 2 बच्चियां घर के छत पर खेल रही थी। तभी घर के पास रहने वाले युवक ने बच्चियों से कहा कि उनके साथ आकर खेलो, उन्हें चॉकलेट देगा। बच्चियां युवक के घर चली गई, लेकिन बच्चियों के परिजनों के सामने उन्होंने अश्लील हरकत की, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। ये थाना उत्तर क्षेत्र की घटना है, जिसमें 2 बच्चियों जो नाबालिग हैं उनके साथ किसी दुकानदार के द्वारा छेड़खानी की बात आई है, जिसमें तत्काल पुलिस ने मौके पहुंचकर और उन बेटियों के पिता से तहरीर प्राप्त की। तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, आरोपी को गिरफ्तार। अब खबर यूपी के जनपद गोंडा से, जहां बैलेट बॉक्स को लेकर इलाके में पथराव हुआ। यहां तक कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के ऊपर भी पथराव हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने बैलेट बॉक्स ले जाते वक्त हमला किया, जिसमें पुलिस की गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। बहरहाल थाने से आई एक्स्ट्रा फोर्स ने बैलेट बॉक्स के अगवा होने से बचा लिया। आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने अपने वोट डालने हैं। क्या हुआ है बापू? दंगा हो गया। कैसा दंगा? सर वो सब उधर के लोग बोले कि वोट छाप रहे हैं वहाँ। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे सुनने में आया कि मतलब कुछ पुलिस की भी गाड़ियाँ टूट गई हैं। हाँ सर, पुलिस की गाड़ियाँ टूट गई है और सिपाही लोग भी घायल हो गए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो फिर क्या हुआ लास्ट में? फिर पुलिस आई और किसी तरह से बक्सा लेकर गई यहाँ से, अपना जान बचा के। अच्छा। मैं यहाँ पे वोट डाल के बैठा हुआ था जी, और अपने परिवार के कुछ लोगों को बाजार छोड़ने गया था जी। हमारा दूसरा घर वहाँ पे भी है जी।
तो जब मैं छोड़ के वहाँ से वापस हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ पे दंगा हो चुका था। मतलब कैसा दंगा, किस तरह का दंगा? ये हुआ कि जो कुछ प्रत्याशी थे जी जी उन्होंने सोचा कि ये बूथ कैप्चर हो गया है, वो अपना वोट डाल रहे हैं जी जी उनके और भी प्रत्याशी। जी जी बताइए। और इसी के शक में उन्होंने जी जी बक्सा को मतलब चुराने के लिए या बक्सा तोड़ फोड़ करने के लिए दंगा कर दिया। मतलब आप जानते हैं कौन से प्रत्याशी थे? ये बिल्कुल ये समझिए कि हमारे गांव में जो है पूरे पंडित वृंदावन में जी जी किसी भी प्रत्याशी का हाथ नहीं है। जी जी जो बाहरी है उन्हीं का है। बाहरी ऐसे की? अब जैसे सोनपुर में जितने भी लोग लड़े हैं जी 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 उनका हाथ लग मतलब रहा सोनपुर आपका क्या है, मौजा है कि क्या? मौजा है, मौजा नहीं पूरे पंडित वृंदावन मौजा है। सोनपुर इसमें मतलब लगता है। जी जी। और लाठी भी चार्ज हुआ है। अच्छा अच्छा। पुलिस 100 नंबर की गाड़ी भी टूटी है। 100 नंबर की बस पे भी, हाँ बस पे भी अटैक हुआ है। जी जी। और फोर्स ने भी काफी मतलब उन लोगों पे लाठी चार्ज किया है। जी जी। लेकिन वो माने नहीं है। फोर्स एक बार पीछे हटी है। जी जी। उनके पथराव से फोर्स एक बार पीछे हटी है, फिर फोर्स आगे उठ के लाठी चार्ज किया है। किसी तरह से वो बक्सा बचा के समझिए लेके गए। शायद एक दो घायल भी, एक दो पुलिस घायल भी। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में जिसका नाम है 60 मिनट 60 खबरें। फिरोजाबाद में जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 4 में देर रात एक मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने जोरदार हंगामा किया और तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों की अनदेखी की वजह से उनके मरीज की मौत हुई है। मामला थाना उत्तर स्थित मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहां एक 65 साल के व्यक्ति को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 4 में भर्ती करवाया गया था, जिसकी देर रात मरीज की मौत हो गई। वार्ड में मौजूद महिला और पुरुष दोनों कर्मचारियों पर टूट पड़े, जिसके कारण वार्ड में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहां मौजूद अन्य मरीजों में भी दहशत फैल गई। नाराज परिजनों ने कुछ सामान की भी तोड़फोड़ की। लेके आए, जुगाड़ की थी, यानी कि ये बोले थे बेड नहीं है। हमने हाथ पैर जोड़ के ये ताऊ जी को यहाँ पे ले आए। उसके बाद भी इंजेक्शन लगाया, ऑक्सीजन लगा दी। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ सुबह से, मैम देख लो, मैम स्टाफ कहाँ गया? स्टाफ
डर के मारे भाग गया उधर सारा। क्यों भाग क्यों गया, क्या हुआ? ये एक्सपायर हो गए। मैंने 8 घंटे का 8 घंटे से ना कोई इंजेक्शन ना कोई टैबलेट ना। कितनी उम्र होगी? उम्र होगी इनकी 60 साल। नाम क्या है इनका? रमेश चंद्र। कहाँ के रहने वाले? भोजपुर। कब भर्ती कराया था बेटे? कब भर्ती कराया था? एक इंजेक्शन नहीं लगाया इन लोगों ने। कोई इलाज नहीं किया? कितने नंबर वार्ड में भर्ती थे? 4 नंबर वार्ड है सर। और मैं अभी भी बोल के गया हूँ कि मैम देख लो मुझसे बोल दिया था कि ऊंचा कर दो ना, ये कर दो वो कर दो, लेकिन इलाज नहीं। सर क्या नाम है आपका? क्या किस वार्ड में आपकी ड्यूटी है? अभी क्या मामला क्या हुआ था, क्या मसला था? अभी ऐसा हुआ था, वो पेशेंट तो सीरियस था, ऑक्सीजन लगी हुई है उसको, लेकिन सडन एकदम से उसको दिक्कत हुई। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, CPR भी दिया है और पल्स ऑक्सीजन सब कुछ चेक किया, BP उसका आ नहीं रहा था। हमने तो सारे डॉक्टर्स को फोन कर दिया, डॉक्टर्स आ रहे हैं सब। तो अभी तोड़फोड़ भी किया था क्या? तो वो एग्रेसिव हो गया टेंडर अपने आप। उनका ये भी आरोप है कि आपने कोई दवाई नहीं दी उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि हमने दवाई टाइम से तो दी जाएगी, डोज का भी तो हिसाब होता है ना। डॉक्टर नहीं थे इस समय जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी? क्या आपके साथ बदसलूकी की थी? क्या उन्होंने कोई बदतमीजी? सामने आकर के वो मारने लगे, हमें गाली गलौज करने लगे, उल्टी सीधी बात बोलने लगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। क्या आपके ऑफिस में भी कुर्सी वगैरह इधर उधर? उन्होंने वो हमें भी मारने आ रहे थे, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंट सीरियस था वो। श्री रमेश चंद 65 साल, पुत्र श्री भागीरथ, 2/82 सुहागनगर फिरोजाबाद थाना दक्षिण को दोपहर को लगभग 1:45 बजे के करीब इमरजेंसी भर्ती किया गया था। जब भर्ती किया गया था तो इनको बुखार और सांस लेने में तकलीफ थी। इनका उस समय सैचुरेशन 67% था। उसी समय डॉक्टर ने इन्हें समझा दिया था कि हालत नाजुक है। इन्हें भर्ती करके फिर वार्ड में शिफ्ट किया गया। ट्रीटमेंट चल रहा था, इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान अभी लगभग आधा घंटा पहले इन लोगों ने ऑन ड्यूटी स्टाफ, नाम बताओ, रागनी चौहान और माया, ये दोनों बच्चियां ड्यूटी पे थीं और मेरे संज्ञान में आया कि यूपी के अलीगढ़ जनपद में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। ताजा मामला थाना कारसी क्षेत्र के केला नगर का है, जहां गली से होकर गुजर रही एक अकेली मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। घात लगाकर बैठे कुत्तों ने मासूम को नोचना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और बच्ची को बचा लिया। कुत्ते के हमले में बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। कुत्तों के हमले की पूरी घटना पास के लगे एक CCTV में कैद हो गई। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लाल रंग की ड्रेस पहने एक बच्ची गली से गुजर रही है, तभी 2 कुत्ते उस पर हमला बोल देते हैं। इसके बाद 10 और कुत्ते उस पर झपट पड़ते हैं। अचानक हुए इस हमले से बच्ची सड़क पर गिर जाती है और बच्ची की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ता है। तो फिलहाल आप दिखा रहे हैं आपको यूपी में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा देने के लिए न्यायालय भी हाईटेक हो चुके हैं, लेकिन न्यायालयों में तैनात कर्मचारियों की बदौलत अपराधी सजा से बचते रहते हैं। ऐसा ही मामला जालौन के जिला न्यायालय से सामने आया है, जहां कोर्ट में तैनात बाबुओं की बदौलत 10 सालों से 533 अपराधियों को सजा नहीं हो सकी। मामला तब पकड़ में आया जब जिला जज अशोक कुमार ने न्यायालय का औचक निरीक्षण किया और न्यायालय में धूलकारी फाइलों की पड़ताल की। इसके बाद उन्होंने मामले की जांच करते हुए न्यायालय में 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, जबकि 5 के खिलाफ जांच के आदेश दिए। मामला ये कि मई 20 में हमने CGM के कोड का आकस्मिक निरीक्षण किया, तो ऑफिस के कोने में हमको कुछ फाइलों का बंडल मिला। हमने खोल के दिखाया तो संबंधित बाबू ने बताया कि साहब ये चार्जशीट है और अभी केस नहीं हुई है। फिर उसकी लिस्ट बनवाई गई, इंक्वायरी बैठवाई गई कि इसके लिए कौन कौन दोषी है। इंक्वायरी अफसर की रिपोर्ट इधर आई है, फाइनल रिपोर्ट 12 अप्रैल 2021 को आई है। उसी के आधार मानते हुए 2 बाबू को सस्पेंड कर दिया गया है। एक बाबू दोषी है, सस्पेंशन के लायक है, लेकिन वो पहले से ही सस्पेंड है, तो जब उसका सस्पेंशन रिवोक होगा तब उस पर विचार करेंगे। बाकी 5 बाबुओं के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। सर, जिन लोगों को लाभ पहुंच रहा है तो अपराधियों को, उनके खिलाफ फिर आप क्या आगे एक्शन लेंगे?
देखिए उनको लाभ तात्कालिक तौर पर पहुंचा है कि 2011 से 2020 तक की चार्जशीट है, तो अगर उस समय पर पेश की गई होती तो उस पर कार्रवाई होती, अब तक ट्रायल खत्म हो जाता, कुछ भी होता, लेकिन ना पेश होने से आज तक कोई कानून के दायरे से बचे हुए हैं। हमने आदेश कर दिया है कि मथुरा के राया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन बाद जांच में गांव गुडेरा से प्रधान प्रत्याशी ने आपत्ति दाखिल करते हुए बताया कि प्रतिद्वंदी प्रत्याशी पर गांव में नहीं आते, जिस पर चुनाव अधिकारी को उसको नामांकन निरस्त किया जाए। आप बताइए, यहाँ ये पब्लिक की भीड़ है और आप जानकारी मिल रही है आपका कोई पर्चा निरस्त किया जा रहा है, तो क्या है मामला पूरा? भाई साहब जो है, हमने 2 दिन पहले जो है पर्चा यहाँ पे दाखिल किया था और कल हमें पता चला कि हमारे जो है पर्चे पे जो है आपत्ति है और आपत्ति में लिखा हुआ था कि हमारी माताजी, मेरे भाई का कि ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है और जो है ये मथुरा में इनका जो है वोट बढ़ा हुआ है। तो जब हमने देखा ये हमें जो है हमारे विरोधियों ने षड्यंत्र के साथ में हमारे वोट बढ़वाए थे। आज से कुछ समय पहले हमें पता चला कि हमारे वोट षड्यंत्र के तहत, क्योंकि हमारी माताजी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, वो हार गई थी और ये षड्यंत्र के साथ किया और हमें पता चलने के तुरंत हमने एसडीएम ऑफिस में जो सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं मथुरा सदर, उनको हमने अपना एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन उन्होंने देने के बाद और जो है हमें लिखित में उन्होंने दिया कि आपका जब भी काम चलेगा आपका जो है यहाँ से वोट कट जाएंगे। हमारे सामने ये परेशानी है कि हमारे 4 पर्चे भरे गए थे यहाँ प्रधानी के। पिछली पंचवर्षीय में हमारी भाभी चुनाव लड़ी थी और आज ये मतलब रिश्वत ले करके दूसरी पार्टी ने और जो है हमारे पर्चों को जो है निगलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब जो है कैंसिल करना चाहते हैं। हमारा पर्चा बहाल होना चाहिए और ये दूसरी पार्टी को पैसे दिए उनको 10 लाख रुपये। तो आपने निर्वाचन आयोग या किसी से शिकायत की है इस बारे में? मतलब मेरे तो नहीं, अभी तक हम यहाँ आए हुए हैं सभी। तो फिलहाल 60 मिनट 60 खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति।